बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ी खबरें हैं। रशिया से एक बहुत खौफनाक खबर आई है। वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है और बहुत खून बहा है। रशिया में 20 साल के बाद इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले पाकिस्तान के अंदर से कुछ खबरें हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि किस तरीके से पाकिस्तान की अशराफिया जो है वो कंट्रोल करती है चीज़ों को। यानी वो आरोज़ जिनके बारे में हाई कोर्ट्स ने ये कहा कि ये आरोज़ किसी सूरत भी साफ़ और शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सकते, लिहाजा अदलिया के आरोज़ लगाए जाएं, जैसे होता है हमेशा। लेकिन फिर ब्यूरोक्रेट्स को आरोज़ लगाने के लिए कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक सहूलत फराहम की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और फिर आरोज़ लगे कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के फैसले के बाद। तो जो आरोज़ लगे, उन्होंने जो गुल खिलाए, वो आपके सामने है। और अभी तक ऐसा ही किया जा रहा है कि आरओ बैठता है, चंद घंटे के अंदर गिनती मुकम्मल करता है लाखों वोटों की, और एक सीट जीते हुए को हरा के और जो दूसरा हारा हुआ उसको जिता देता है। तो लगातार ये कार्रवाइयाँ अभी तक डाली जा रही हैं। अब मैं आपके सामने एक नई चीज़ रखता हूँ। एक और आरओ ने एक और कारनामा कर दिया है, और वो कारनामा क्या है, ज़रा ये देखिए आप। ये डॉन के ऊपर खबर छपी है, वहाँ से मैंने ये खबर उठाई है और इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये एक सीट है जी नवाब शाह की, जिसको पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने जीता था, या उनको जितवाया गया था, जैसे भी है। अब सिंध में तो इलेक्शन जैसा होता है वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। अब नवाब शाह से आसिफ अली जरदारी साहब के सदर पाकिस्तान मुंतखब होने के बाद एक नशिस्त खाली हो गई। वहाँ से आसिफा भुट्टो जरदारी, जो जरदारी साहब की छोटी बेटी हैं आसिफा जरदारी, उनको इलेक्शन लड़वाने का फ़ैसला किया गया। खातून अव्वल का स्टेटस भी उनके पास ही है, क्योंकि खातून अव्वल या तो आपकी अहलिया होती हैं, अगर वो मौजूद नहीं है तो फिर आपकी बेटी खातून अव्वल हो सकती है। तो ये खातून अव्वल का स्टेटस भी इनके पास है, और यही इलेक्शन लड़ने जा रही हैं कौमी असम्बली का जनरल इलेक्शन। अब यहाँ पे कोशिश की जा रही थी कि तमाम उम्मीदवारों को बिठा दिया जाए उनके हक में, और बिला मुकाबला यानी इलेक्शन लड़े बगैर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी, इनकी बहन आसिफा जरदारी को ये इलेक्शन जितवा दिया जाए। अच्छा, अपोजिशन उम्मीदवारों पे काफ़ी जोर डाला गया। बाकी उम्मीदवारों को सबको कहा गया कि आप बैठ जाएं, इस इलेक्शन को वैसे ही जाने दें, इसका मुकाबला नहीं करना चाह रहे हम। तो इसमें जब उम्मीदवारों ने बैठने से इनकार कर दिया तो टोटल 11 उम्मीदवार मैदान में आए थे आरओ के सामने। उनमें से एक उम्मीदवार खुद आसिफा जरदारी साहबा हैं, जरदारी साहब की बेटी, और 3 उनके कवरिंग कैंडिडेट्स हैं। 3 कवरिंग कैंडिडेट उनके अपने हैं, यानी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने लोग हैं। और उनके अलावा 8 दीगर लोग मौजूद थे। तो वो सारे के सारे जो है उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। तमाम उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद कर दिए। 11 की लिस्ट मौजूद है, और उनमें जो एक्सेप्ट किए गए हैं कागजात नामजदगी वो सिर्फ 3 हैं, और बाकी सारे के सारे जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। यानी 7वां पेपर आसिफा भुट्टो जरदारी का है, एक्सेप्टेड, और उसके बाद नीचे वाले आखिरी 2 जो हैं वो उनके कवरिंग कैंडिडेट हैं। एक कोई सोलंगी साहब हैं और एक और कोई गुलाम सरवर साहब हैं। ये लोग जो हैं इनके एक्सेप्ट किए गए हैं, बाकी सारे के सारे रिजेक्ट कर दिए गए हैं। अब वो कौन लोग हैं जिनके कागजात रिजेक्ट किए गए हैं, जिनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, अब ये कोर्ट में जाएंगे, देखें फिर क्या होता है। लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि जरदारी साहब के खानदान में कौन कौन इस वक्त ओहदों के ऊपर बराजमान है। मेन लोग बता रहा हूं, दूर दराज के बाकी सब नहीं बता रहा, मेन लोग थोड़े से बता देता हूं आपको। फरियाल तालपुर साहिबा जो हैं वो सिंध की करता धरता हैं और रुकन सूबाई असम्बली हैं। आजरा पिचेहो जो हैं वो सूबाई वजीर सेहत हैं। मीर मुनव्वर तालपुर जो हैं फरियाल तालपुर के शौहर हैं। अच्छा, इसके बाद जी आसिफ अली जरदारी खुद आपके सामने सदर पाकिस्तान हैं। बिलावल जरदारी अभी वजारत से उतरे हैं, और इस वक्त उनके पास हुकूमत की बागडोर एक तरह से उन लोगों के हाथ में, उनके बगैर हुकूमत चल नहीं सकती। आसिफा जरदारी भी कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रही हैं, तो उनके जो फुप्पा हैं वो भी असम्बली में मौजूद होंगे। तो इस तरह जरदारी साहब की फैमिली जो है वो ज़्यादातर यहीं पे है। अब जो 11 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, आरओ हैं जी अली शेर जमाली। इन्होंने कमाल किस्म का काम करते हुए ज़िमनी इंतखाबात में कागजात नामजदगी मंजूर नहीं किए आसिफा जरदारी के तमाम मुखालिफ उम्मीदवारों के, बकौल डॉन अखबार के, और 7 के जो हैं वो मुस्तरद कर दिए। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार, जिनका मुकाबला मुतवक्के था आसिफा जरदारी से, सरदार शेर मोहम्मद रिंद, इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। और अब ये लोग अदालतों में जाएंगे, धक्के खाएंगे, देखते हैं
क्या होता है, लेकिन ये सूरत चल रही है। अली अमीन गंडापुर के हवाले से एक खबर है और बार बार लोग इसके ऊपर सवालात उठाते हैं, तो ये मामला मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक्चुअली ये है क्या? अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, इमरान खान साहब के साथी हैं। इन लोगों ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। खैबर पख्तूनख्वा में सारी फस्तायत के बावजूद, तमाम तर हथकंडों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार इतनी बड़ी तादाद में जीत गए कि उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं मिली। इसके बावजूद वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए। यानी जो सादा अक्सरियत है वो उन्होंने मखसूस नशिस्तों के बगैर ही हासिल कर ली है। अब उसके बाद अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला बने। जैसे ही वो बने उनके ऊपर तनकीद शुरू हो गई। यानी उन तमाम लोगों ने तनकीद की जिन्होंने कभी मुराद अली शाह पे तनकीद नहीं की। उन तमाम लोगों ने तनकीद की जिन्होंने मरियम नवाज पे तनकीद नहीं की कि इनका क्या सियासत के अंदर रोल है या इनकी काबिलियत क्या है। अली अमीन गंडापुर तो पहले वफाकी वजीर भी रह चुका है और अली अमीन गंडापुर एक सियासी वर्कर है। गो कि आप उनकी शख्सियत से एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन वो एक सियासी वर्कर है, बहुत पुराना सियासी वर्कर है, बहुत लंबे अरसे से काम कर रहा है। वो तमाम लोग जिन्होंने आज तक किसी चीज़ पे एतराज़ नहीं किया, वो अली अमीन गंडापुर के वज़ीर आला बनने पे एतराज़ कर रहे थे। अब एक नया पैंतरा खेला जाता है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अली अमीन गंडापुर या उनकी जमात के बाकी लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि फॉर्म 47 के ऊपर बनने वाली वफाकी हुकूमत या पंजाब हुकूमत वो अवामी मैंडेट को चोरी करके आए हैं। अवामी मैंडेट के मुताबिक वो हुकूमत नहीं बनी, तो वो कहते हैं हम इसकी इखलाकी हैसियत को नहीं मानते। जब वो ये कहते हैं कि हम इसकी इखलाकी हैसियत को नहीं मानते, तो फिर उनके ऊपर तनकीद ये की जाती है फिर आप उनसे मिलते क्यों हैं, या आप उनसे बात क्यों करते हैं, या आप उनके साथ तस्वीर क्यों बनाते हैं। तो मामला ये है कि हुकूमत तो बनाई गई है, जैसे भी बनी है, पाकिस्तान का हर शहरी जानता है, पाकिस्तान से बाहर दुनिया जानती है। अमेरिका और यूरोप के अंदर मुतालबात हो रहे हैं इस हुकूमत को लेकर, जिस तरह के ये इंतखाबात हैं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे। लेकिन क्या अली अमीन गंडापुर ने सूबा नहीं चलाना? यानी अगर अली अमीन गंडापुर मिलने से इनकार कर दिया, वो कहे मैं नहीं मिलता, ये हुकूमत गलत बनी है, तो सारे कहेंगे ये कैसा वज़ीर आला जो मुलाकात ही नहीं कर रहा। यानी एक दिन अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में थे, शहबाज शरीफ साहब खैबर पख्तूनख्वा में गए, अली अमीन गंडापुर ने रिसीव नहीं किया, तो तमाम अखबारात के फ्रंट के ऊपर ये खबरें छप गई और तमाम मीडिया ने मातम करना शुरू कर दिया कि रिसीव क्यों नहीं किया वज़ीर आज़म को। तो उस तरफ ये कह रहे थे। अब अगर अली अमीन गंडापुर रिसीव करे तो वो कहेंगे लो जी उसको रिसीव कर लिया, ये रिसीव क्यों कर रहा है अगर नहीं मानता तो एक पंजाबी की मिसाल है कि आटा गुंदे हिल्दी क्यों है। मैं आपके लिए इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं और ये जवाब सबके पास रहना चाहिए। अली अमीन गंडापुर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है, जो मुझे समझ आया है, वो ये कहते हैं कि ये इखलाकी जवाज़ नहीं है इस हुकूमत के पास, इवन कानूनी और आइनी जवाज़ भी नहीं है इस हुकूमत के पास कि ये इक़्तिदार में बैठे। वो इसलिए कि ये अवाम के वोटों से नहीं बनी, ये मैंडेट चोरी करके आए हैं। लेकिन क्योंकि ये हुकूमत में बैठ गए हैं और उन्होंने हर चीज़ पर कब्जा कर लिया है, तो खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल या खैबर पख्तूनख्वा का जो हक है उसको हासिल करने के लिए अली अमीन गंडापुर को इन्हीं से बात करनी पड़ेगी। यानी अगर वो आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो शौक से आके इनके साथ बैठ के बात करते हैं। मैंने उन लोगों से बात की, वो कह रहे हैं जी अपना हक कैसे छोड़ें। खैबर पख्तूनख्वा की इतनी बड़ी आबादी है, उसका हक जो है वो वफाक के पास है। वहां पे आके एक हुकूमत चले चोरी करके बैठ गई, लेकिन उन्हीं से मिलकर अपना हक लेना पड़ेगा, अपने लोगों का हक लेना पड़ेगा। तो अपने हक को छोड़ नहीं सकते। लेकिन साथ साथ ये वो कह रहे हैं कि ये जिद्दोजहद हम जारी रखेंगे कि ये धांधली के नतीजे में मैंडेट चोरी करके आने वाले हुक्मरान हैं, ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, इनके खिलाफ हम अपना एहतजाज भी करते रहेंगे और इनके खिलाफ तमाम फोरम, चाहे वो कानूनी है, अदालती हैं, आइनी हैं, एहतजाज के हैं, तमाम फोरम्स के ऊपर वो कह रहे हैं जी हम आवाज़ अपनी उठाएंगे। अब जनाब ये सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। पॉलिटिक्स की कुछ चीज़ें और भी हैं इससे मुताल्लिक, मैं आपके साथ शेयर करूंगा ज़रूर नेक्स्ट वीलॉग में। लेकिन अभी कुछ बहुत बड़ी और ताज़ा खबर है जो मॉस्को से है। मॉस्को जी रशिया का दारुल हुकूमत है और वहाँ पे क्रेमलिन के पास जो बिल्कुल उनका मेन हब है, उसके लगभग 12 मील के फासले के ऊपर जो मॉस्को रिंग रोड है, उसके नज़दीक एक कॉन्सर्ट हॉल है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा हमला हुआ है और ये एक दहशतगर्दी का हमला है। इसके हवाले से मुख्तलिफ़ खबरें मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ दावे इसके बारे में किए जा रहे हैं। रूस के अंदर होने वाला पिछले 20 साल के अंदर ये सबसे बड़ा हमला है। इससे पहले जो हमला रूस में हुआ था वो बैसलन स्कूल अटैक था। ये एक स्कूल के ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया था। 31-32 दहशतगर्द थे जहाँ तक मुझे याद है। 2004 में सितंबर में ये हमला हुआ था और इस हमले के अंदर जो उस वक्त हलाकतें हो गई थी
उसमें बच्चे बहुत बड़ी तादाद में थे, क्योंकि स्कूल था वहाँ पे, यरगमाल भी बनाया गया था लोगों को, और बहुत देर तक ये एपिसोड चला था। दहशतगर्द मारे भी गए थे। तो 334 अफराद जो है वो इसके अंदर टोटल मारे गए थे, जिनमें बच्चों की बहुत बड़ी तादाद थी। 800 से ज़्यादा लोग उसमें ज़ख्मी हो गए थे। ये रूस की तारीख का एक बड़ा खौफनाक वाक़या था। उसके बाद जो अब तक दहशतगर्दी का पिछले 20 साल में सबसे बड़ा वाक़या हुआ है, ये वाक़या गुज़िश्ता रोज़ हुआ, रशिया के अंदर हुआ, और इसकी ज़िम्मेदारी ISIS ने, यानी दाइश ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। वाक़या क्या है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि रूसी दारुल हुकूमत में कॉन्सर्ट हॉल पर दहशतगर्दों ने हमला करके अब तक की इतला के मुताबिक 115 अफराद को हलाक कर दिया है, और लगभग 180 प्लस 187 की तादाद आ रही थी थोड़ी देर पहले तक। इतने लोग वहाँ पे ज़ख्मी हो गए हैं, शदीद ज़ख्मी भी हैं बहुत सारे लोग, और हलाकतों की तादाद में इजाफा भी हो सकता है। ये जो दहशतगर्द आए थे, इनकी तादाद के हवाले से मुतज़ाद इतलात हैं, लेकिन जिन लोगों ने बराह रास्त अटैक किया है, इनमें फ़ौजी वर्दी के अंदर मलबूस 5 दहशतगर्द थे। वो अंदर दाखिल हुए, उन्होंने दस्ती बमों के साथ अटैक किया, और बराह रास्त जो लोग वहाँ पे कॉन्सर्ट के लिए इकट्ठे हुए थे उनके ऊपर फायरिंग कर दी, और बहुत देर तक वो फायरिंग करते रहे। खुदकार हथियार थे इनके पास, ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ इन्होंने फायरिंग की है। वहाँ पे उस वक्त जो लोग मौजूद थे उनकी तादाद है 6200, 6200 के करीब लोग वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे एक सहाफ़ी जो था, उसके मुताबिक मुसल्लह अफराद ने ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ, दस्ती बम के साथ, और एक आग लगाने वाला उनके पास बम था, यानी वो एक ऐसा केमिकल यूज़ कर रहे थे जिसके बाद आग एकदम भड़क जाती थी और बहुत तेज़ी से फैल जाती थी, और हर तरफ कॉन्सर्ट हॉल में आग फैल गई। दहशतगर्द हाल में मौजूद लोगों पर तकरीबन 20 मिनट तक गोलियां चलाते रहे, और उसके बाद रेस्क्यू वाले आए, उन्होंने तहखाने से तकरीबन 100 लोगों को निकाला, उनको तिब्बी इमदाद दी है, और बहुत खौफनाक सूरत हाल है, बड़े खौफनाक मनाजिर हैं वहाँ पे। अभी तक रेस्क्यू का काम जारी है, और चंद दिन लग जाएंगे इस सारे काम के अंदर। और सदर पुतिन को इसके बारे में फौरी तौर पे ब्रीफिंग दी गई। उनका रद्द-ए-अमल जो है वो बड़ा जारहाना उसके ऊपर आया है, लेकिन अमेरिका ने ये कहा है कि हमने पहले ही रूस को ये बता दिया था कि एक हमला होने वाला है। अमेरिका ने अपने शहरियों को ख़बरदार भी कर दिया था कि वो मॉस्को में और रूस के बड़े इलाकों में, ख़ास तौर पे जो रश वाले एरियाज़ हैं या ऐसी तकरीबात जहाँ पे ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे जाने से गुरेज करें। अमेरिका के पास ये इन्फॉर्मेशन पहले से मौजूद थी, और अमेरिका कह रहा है कि हमने पहले से, वाशिंगटन से ये खबर आ रही है कि हमने पहले से रशिया को इसके बारे में वार्निंग दी थी, और हमने पहले से बता दिया था कि दहशतगर्द ऐसी कोई कार्रवाई रूस के अंदर कर सकते हैं। और रूस में अमरीकी सफारतखाने ने कहा था कि इनके पास रिपोर्ट्स हैं, उन रिपोर्ट्स की निगरानी कर रहा है कि इंतहा पसंदों के मास्को में बड़े इज्तिमात को निशाना बनाने का मंसूबा है। सफारतखाने में अमरीकी शहरियों को ख़बरदार किया था कि वो बड़े इज्तिमात से गुरेज करें। अच्छा, अब इसमें जो है वो रूस का भी एक रद्द-ए-अमल उस वक्त भी आया था और अब भी आया है, और उनका, अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है कि इसराइल ने भी रशिया को एक धमकी दी है हाल ही में, और उसके बाद ये एक दहशतगर्दी का हमला हुआ है। याद रखिएगा कि ISIS के बारे में एक बात बार बार की जाती है कि ISIS मशरिक़ वस्ता में मौजूद मुसलमान मुल्कों के ऊपर अटैक करता है, इराक़ में अटैक करता है, शाम में अटैक करता है, दीगर मुसलमान मुल्कों में अटैक करता है, लेकिन वो कभी भी ISIS को ऐसा नहीं देखा गया कि वो इसराइल में अटैक करे। तो बहुत सारे लोग इन खदशात का इजहार करते हैं कि ISIS की जड़ें इसराइल के साथ जाकर मिलती हैं। ये इल्ज़ाम इसराइल के ऊपर बार बार लगाया जाता है। तो इसराइल ने अभी रशिया के बारे में बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद ISIS ने ये अटैक किया रशिया के अंदर। इसको इस एंगल से भी कुछ लोग देख रहे हैं, लेकिन अभी चीज़ें कहना कबल अज़ वक्त हैं। वक्त आएगा ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। एक चीज़ और याद रखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त सदारती उम्मीदवार हैं, अमेरिका में इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो बार बार ये कह चुके हैं इससे पहले भी कि ISIS को बनाने में बराक ओबामा का किरदार था। बराह रास्त वो इल्ज़ाम लगा चुके हैं। उनका ये स्टेटमेंट गुज़िश्ता चंद दिनों से दोबारा ख़बरों की मार्केट के अंदर गर्म था, और उसके बाद ISIS ने जिम्मेदारी कबूल की है, दाइश ने, कि उन्होंने अटैक किया रशिया के अंदर कॉन्सर्ट हॉल पे, जिसके नतीजे में 115 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। एक और खबर है इंटरनेशनली, मैं आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि रफ़ा के ऊपर अगर इजराइल अटैक करता है तो बहुत बड़े पैमाने पर दोबारा नुकसान होगा फ़लस्तीनी मुसलमानों का। और इसराइली वज़ीर आज़म ने अपने मुस्तकिल इत्तेहादी अमरीका को ये कह दिया है कि अगर अमरीका ने रफ़ा पर हमले के लिए हमारी इमदाद ना की और हमें सहूलियात फराहम ना की, जैसी कि पहले 5 महीने से वो कर रहा है, अगर अमेरिका ने ऐसा ना भी किया तो भी इसराइल अकेले रफ़ा के ऊपर अटैक करेगा और उसे कामयाब बनाने की कोशिश करेगा।
अच्छा, ये वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एंटनी ब्लिंकन के साथ, वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन है अमेरिका के, उनके साथ एक मुलाकात हुई है। नेतन्याहू के दफ्तर ने फिर ये बयान जारी किया है और उन्होंने ये कहा कि हर कीमत के ऊपर रफा पर इसराइल हमला करेगा। उसका नतीजा क्या होगा, ये चीज़ें मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा, लेकिन अब तक के लिए इतना ही। इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए और रूस के लिए ये एक बहुत क्रूशल टाइम है। देखते हैं कि यहाँ पे क्या डिसीजन होता है। चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।